चलो यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से। चलो फटाफट ट्राई करते जाओ, फिर हम डिस्कशन करते जाएंगे। चलो ट्राई करते जाओ जल्दी जल्दी। फटाफट काम करते जाओ। तो इधर अपने को कह रहे हैं कि जो बिट सी है वो हॉरिजॉन्टल रॉड के अलोंग मूव कर सकती है, कंस्ट्रेंट है वो, और बी और डी से वो कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि बी की वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ डी की वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो याद करो, हम जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना तो कंस्ट्रेंट बनाने के कई तरीके सीखते हैं। तो वहां पे एक तरीका हमने ये भी सीखा था, अगर ये वेलोसिटी ऑफ बिड है और ये वाले वेलोसिटी अगर वी नॉट है, तो याद करो हमने एक बार सीखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो अगर वो कॉन्सेप्ट लगा ले कि वेलोसिटी का वीबी का इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा वीबी cos 37, दैट मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट। क्योंकि एक ही रस्सी के दो पॉइंट का रस्सी के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होगा जरूरी नहीं है। वो आज हम आपको समझाएंगे। अभी वेलोसिटी सेम है, आप बोलोगे कब होगा, जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ अगर नहीं है तो उस केस में जैसा वेलोसिटी का रिलेशन आया वैसे एक्सेलरेशन का आएगा। लेकिन बॉडी के पास अगर वेलोसिटी है तो फिर वेलोसिटी का रिलेशन जैसा एक्सेलरेशन का वैसा नहीं होगा, थोड़ा बदल जाएगा। खैर चलो, तो वीबी cos 37 की वैल्यू आ गई। ठीक वही काम हम डी और सी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। डी और सी के बीच में अप्लाई करो, मुझे आंसर बताओ। सेम इसी कॉन्सेप्ट को डी और सी के बीच में लगा के डी की वेलोसिटी निकाल लो। प्रोजेक्शन ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। यूज करो। हाँ जी बताओ। तो वही काम हम दोबारा कर ले कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो आप देखो, ये वाली वेलोसिटी अगर vd है और रिंग की वेलोसिटी रॉड के लेंथ के अलोंग vb है, तो उस vb का जब इधर वाला कंपोनेंट पकड़ोगे आप, तो जो कि ये एंगल 53 होना है, तो हम ये लिख पाएंगे कि vb cos 53 मस्ट बी इक्वल टू vd। अपने को vd चाहिए तो हम लोग vd बाई vo कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा
cos 53 डिवाइडेड बाई cos 37, तो ये अपना हो गया 3/5 और ये अपना हो गया 4/5, काट वाट दो, तो VD की वेलोसिटी आगे देखो 3V0/4। अरे बोलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सही कह रहा है। एक बच्चा कह रहा है मैंने सही है सर। अरे बेटा, ये एंगल 90 का तो है ही नहीं, 90 कैसे मान लिया तूने? एक बच्चा मुंडी हिला दिया, बोला हाँ सर सही है। तो बताओ ये 53 वाला एंगल बेसिकली होगा कितना? यस 37 ही होगा। बिल्कुल सही कह रहा है। 11th वाला एक बच्चा मुंडी हिला दिया, बोला एकदम सही कह रहे हो सर आप, ठीक कर लो उसको। तो अपना आ जाएगा कि जो इधर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये वाला अगर VB है, तो ये वाला एंगल अगर देखेंगे तो ये एंगल भी 37 ही है। थोड़ा सा चेंज कर लो, 53 को हटा के वहां कर दो 37। ठीक है ना? तो बड़ा अच्छा आंसर आ गया, देख सकते हो कि ये सब कट कुटा गया और आंसर 1 आ गया। इसका मतलब अब ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये क्या होता है ना, मैंने जान के गलती किया तुम्हें बताने के लिए कि देखो बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर ये 90 ले ले क्या। ठीक है ना? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे एग्जाम में। जैसे बड़ी एग्जाम में बच्चा करता है, इसको कहते हैं बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। चलो थोड़ा आगे बढ़ो, इधर देखो, फटाफट से इसको ट्राई करेंगे। दो ब्लॉक है, इनको रिलीज करा है, लेंथ ऑफ 4 kg ब्लॉक इज 2 मीटर, 1 kg ब्लॉक इज 4 मीटर। बताओ कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे? फटाफट ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। मेरा कहना अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसका आंसर आप एक लाइन में लिख सकते हो। जल्दी लिख के दिखाओ +2 वालों। फटाफट लिखो, एक लाइन में आंसर लिखो, इक्वेशन भेजो। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल जो एग्जैक्ट एक लाइन वाला इक्वेशन लिखो और भेजो। तो +1 का बच्चा पहले लिख दे रहा और तुम लोग पीछे रह जा रहे रे। आदित्य कह रहा है 1 आएगा सर। आदित्य +2 वाला 1 कह रहा है, +1 वाला एक बच्चा √2 कह रहा है। भाई सीधी सी बात है, ये हमारा एटवुड मशीन है, और जब हमारे एटवुड मशीन है तो क्या इसका एक्सीलरेशन अपना लोग एक बार में लिख सकते हैं? तो हाँ भाई, ए अपना निकल आया, ए निकल आया अपना 4 - 1 × G/4 + 1, एटवुड मशीन डायरेक्ट लिखते थे हम लोग। तो ये अपना आ गया 3G/5। अब दिक्कत है कि ये भी भाग रहा है और ये भी भाग रहा है, तो क्यों ना हम एक पे आके बैठ जाए। मान लो इस पे आके हम बैठ गए, तो अब 1 kg वाला अपने लिए रुक गया है, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का एक्शन जुड़ जाना चाहिए अपने का। मतलब आ गया 3G/5 × 2 यानी 6G/5।
एस रिलेटिव जो है वो अपना हो गया 2 और 4 6 हो गया। तो एस रिलेटिव मालूम, यू रिलेटिव मालूम, यू रिलेटिव अपना 0, तो अपना लोग यूज कर देंगे एस रिलेटिव इज इक्वल टू हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, यानी 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू 6g/5 इंटू टी स्क्वायर। 6 काट दिए तो टाइम की वैल्यू आ गई अपना 1 सेकेंड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी में एक क्वेश्चन याद करो, हम आपको पहले भी करा चुके हैं, लेकिन आप एक बार फिर से याद दिला दें आपको। वो कॉन्सेप्ट अच्छा है। जैसे मान लो, एक पहले सिंपल से अप्लाई कर देते हैं। देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक 2m मास का ब्लॉक और यहाँ m मास का ब्लॉक। ग्राउंड से सपोज करो इनका 4 मीटर का हाइट है दोनों का स्टार्टिंग में। तो आपसे बोला बताओ कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्मॉल m। फाइंड मैक्सिमम हाइट attained by small m block from ground। हाँ, आपको ये अज्यूम करना है कि 2m आके जब ग्राउंड को हिट करेगा तो चिपक जाता है वो। तो 2m मास का ब्लॉक है वो ग्राउंड में चिपक जाता है। चलो बताओ फटाफट जरा। ये फिर अपना एटवुड मशीन है। एटवुड मशीन अपने को दिखा कि भैया चलो जो पूछेगा हमसे, एक्सीलरेशन पूछे, टेंशन पूछे, जो पूछना है पूछे, हम सब निकाल सकते हैं। फटाफट फटाफट करते जाओ। एक बच्चा कह रहा है 16/3, एक बच्चा कह रहा है 28/3, 28/3 कह रहा है एक बच्चा, एक 16/3 कह रहा है। प्रीतम जी भी कह रहे हैं 16/3। 11th का कुलदीप भी कह रहा है 16/3। सस्पेंस हो गया रे। अभी तो एक बार चेक कर, 16/3 कई बच्चों के आ रहे हैं। तो समझ में अपने आ रहा है कि भैया एटवुड मशीन है, तो एटवुड मशीन है तो एक्सलरेशन तो पहले लिख लेते हैं। तो एक्सलरेशन अपने आ जाने वाला है 2m माइनस m इंटू जी डिवाइड बाई 3m, यानी a निकला है g/3। तो ये 4 मीटर नीचे तो ये 4 मीटर ऊपर। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 4 मीटर ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी होती कितनी है। तो 4 मीटर ऊपर जाने के बाद जो वेलोसिटी है वो हम लगा लेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस एस। u अपना 0, a की जगह डाल देते हैं g/3, और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो 4 मीटर। और एक बार ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसके बाद जो इसका मोशन होगा वो तो फ्री फॉल आएगा, है ना। उसके बाद चूंकि रस्सी स्लैक हो जाएगी तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। और अपना ये वाला एच मैक्स तो पुराना है v²/2g। तो अगर हम एच मैक्स निकालेंगे v²/2g का यूज करके, तो v²/2g कर दे तो 4/3, तो ये आ गया। यानी अपना आंसर हो जाएगा 4 + 4 + 4/3। कितना आंसर आया देख। तो 8 यही हो गया, तो 8 और ये 3 हो गया 24, और 4 28/3।
बताओ। अरे 16/16/3 कैसे आ रहा है तुम लोग का? हर्ष गुप्ता जो है हर्ष से डिलीट मार दिया है। अरे बच्चों, पूछा है आपको कि मैक्सिमम हाइट निकालो फ्रॉम ग्राउंड। क्या आपने गलती समझ गए हो? समझ गए हो तो आंसर हटाओ। बच्चे आंसर समझ गए हो तो अपना आंसर, गलत आंसर हटा लो। स्टार्टिंग की हाइट ऐड नहीं की, करे ना। अरे 4 मीटर इधर, फिर 4 मीटर उधर, और फिर 4/3 फ्री फॉल वाला। हाँ वही वही वही, इसलिए गड़बड़ा रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो गलती किया तुमने। चलो ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन, अब इसको और भी बड़ा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए हम ये कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा चाहो तो इसको हम कम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि हमने लॉज ऑफ मोशन का शॉर्टकट सीखा है। तो आप एक बार उसको अप्लाई करके बता भी दो। मान लो कि ऐसा बना लेते हैं। मान लो ये वाला 4 मीटर की हाइट पे है, ये 4M या 5M ले लो इसको। इसको M ले लो। इसको 10 मीटर की हाइट पे कर दो। और फिर से पूछ लिया, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्मॉल m, कितना होगा बताओ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही समझ में आ रहा है कि एक्सेस से निकालना होगा। तो आओ पहले टेंशन, हमने जो शॉर्टकट तरीका सीखा है उससे अप्लाई करके टेंशन निकालो, फिर ए निकालो, फिर मैक्सिमम हाइट निकालो। चलो जल्दी जल्दी, एकदम समय बचेगा अपना। शॉर्टकट सीखे उससे कुछ तो फायदा होना चाहिए। टी अपना एक बार में आएगा। टी आ गया तो ए आ जाएगा, और ए आ गया तो फिर मैक्सिमम हाइट हम आराम से निकाल लेंगे। जल्दी एकदम फटाफट। अब ये सब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। अभी भी तुम उतना ही टाइम लगाओगे तो क्या फायदा हुआ। बताओ बताओ, बहुत टाइम लगा रहे हो। टेंशन तो एक बार में लिखा जा सकता है। यहाँ का टेंशन टी होगा तो यहाँ का टेंशन 2T, यानी कि अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया 2। 34/3 कह रहा है आदित्य। 80/3 कह रहा है। चलो देखते हैं, बाकी बच्चे भी लाओ आंसर। तो अपना लोग अगर टेंशन निकालने, सबसे पहला काम तो टेंशन तो आ जाएगा जी, और अल्फा प्लस बीटा कर दो तो ये हो गया 3। 1² बाई m और 2² बाई 5m। यहां से टेंशन निकाल लो, फिर T माइनस mg करके ma कर लो। कितना आ रहा है बताओ। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। टेंशन कितना निकला है?
टेंशन मेरे हिसाब से आ गया 15 mg/9 लग रहा है मुझे। अब कैलकुलेशन देख लो भाई। अरे टेंशन ठीक लिखे हैं क्या देखो। लो कुछ कट भी आ रहा है ना, हाँ ठीक कह रहा है, काट भी देते हैं चलो। तो अगर काट दिए तो क्या निकला ये, तो 5 mg/3 आ गया। टेंशन 5 mg/3 है, नीचे mg लग रहा है, यानी हो गया 2 mg/3, यानी एक्सलरेशन हो गया 2g/3। एक्सेशन 2g/3 हो गया, तो ये जब 4 मीटर नीचे आएगा तो समझ में आ रहा है कि ये कितना ऊपर जाएगा, 4 मीटर या 8 मीटर या 2 मीटर। तो वो 8 चला गया। 8 मीटर ट्रैवल करने के बाद जो उसका एक्सलरेशन आएगा वो आएगा 2 × 2g/3 × 8 मीटर। और फिर जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो v²/2g होगा, यानी v²/2g कर दे तो अपना आंसर हो गया 16/3। तो आंसर अपना हो जाएगा 16/3 +8 +10। तो कितना हो गया देखो तो 70/3 आ रहा है। अब 70/3 तो किसी का है ही नहीं, नॉन मेडिकल वालों को, +2 वालों का ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। चलो इसको ट्राई करो। फटाफट। कह रहा है बीड है, बीड और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन कर दिया है, तो बोला बताओ कितने टाइम में बीड जो है कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। चलो पढ़ा पढ़ा पता करो। फटाफट ट्राई करो। फटाफट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
हाँ जी, आंसर आया? नहीं आया, हम समझाते हैं। देखो, एक बात बताओ, बीड और इसके बीच का जो फ्रिक्शन है ना, वही ट्विस्ट है। आप बीड के फ्रिक्शन के बारे में बाद में सोचना, पहले रस्सी में लगने वाले फ्रिक्शन के बारे में सोचो, तो समझ में आएगा कि मान लो कि ये बीड है और रस्सी है, मान लो ये, तो रस्सी बीड नीचे जाने की टेंडेंसी रख रहा होगा रस्सी के रेस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन उस पे ऊपर लगेगा, यानी रस्सी पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा और रस्सी पे टेंशन ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है कि पूरी रस्सी मासलेस है, तो इस पॉइंट का मास भी जीरो ही होने वाला है। और जब इस पॉइंट का मास जीरो होने वाला है और फ्रिक्शन की वैल्यू हमको दे रखा है कि mg/4 है, तो इत्तेफाक से अपने को टेंशन रस्सी का मिल गया। अब यहाँ का टेंशन अगर टी है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ का टेंशन 2t होने वाला है, यानी mg/2 और इसका मास m है, तो समझ में आ रहा है कि इस बॉडी का एक्सलरेशन जो आएगा वो आएगा mg माइनस mg/2/m, यानी ये g/2 से नीचे भागेगा ब्लॉक। जब ब्लॉक g/2 से नीचे भागेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो रस्सी होगा वो ऊपर भागेगा जी से। तो वहां का रस्सी भाग रहा है जी से, और जो बीड है, बीड के लिए अगर देखोगे तो नीचे लग रहा है उसका अपना वेट, और उसमें फ्रिक्शन लग रहा है mg/4 का। तो समझ में आ गया कि भैया ए जो आने वाला है वो आने वाला है 3g/4 का। एक्सेशन 3g/4 बीड का अपना है, और वहां रस्सी ऊपर जा रही है, तो अगर हम रस्सी के रिलेटिव में निकालेंगे बीड का एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, तो वो हो जाना है 3g/4 प्लस जी, क्योंकि g/2 एक्सेशन इसका है, तो वहां जो रस्सी होगा वो ऊपर भाग रहा होगा जी से, तो लिख दिया हमने, ये आ गया 7g/4, वो भी नीचे की तरफ। अब डिस्टेंस मालूम है, ये सब पता है, तो L इज इक्वल टू कर देते हैं हम लोग, हाफ इंटू 7g/4 इंटू टी का स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आनी है, देखो 8L/7g का रूट। बात समझे क्या? तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना है। चलो, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आओ जरा इसको ट्राई करो। देखो, अभी जो बात मैं कह रहा था ना कि जो कंस्ट्रेंट में वेलोसिटी का इक्वेशन होगा, वो एक्सलरेशन का रिलेशन तब बनेगा जब दोनों के पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सलरेशन ऑफ रॉड वेज निकालो इंस्टेंटेनियसली जस्ट आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड। तो यहाँ अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम एक अब बताएंगे जहां अप्लाई नहीं होगा, वो वाला एग्जांपल भी हम एक करवा देंगे अभी। पहले आप इसको ट्राई करो फटाफट जरा। आप क्या करो ना, इसको आसान बनाने के लिए स्मॉल m की वैल्यू को कैपिटल M के बराबर कर दो, ठीक है, और थीटा की वैल्यू को 45 ले लो, तो अच्छा आंसर आता है। ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो।
तो सबसे पहले अपना काम होगा एफबीडी बनाना। तो आओ जरा एफबीडी बना लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी बनाओगे तो दिख रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो फोर्सेस आएंगे वो कुछ इस तरह से होने वाले हैं। एक तो वेट आएगा नीचे, एक नॉर्मल आएगा इधर से, और ये एंगल अपना हम कह रहे हैं कि 45 हमने कर दिया है। तो अब तो सोचने का जरूरत भी नहीं है, ये वाला n/√2 हो जाएगा और ये भी n/√2 हो जाएगा। और हम अगर ये मान ले कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन है a1, तो समझ में आ रहा है कि n/√2 जो है वही इसको एक्सेलरेट कराएगा और होगा m×a1। नीचे वाला जो है एक नॉर्मल इधर भी आएगा, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है तो नहीं लिख रहे हम। रॉड को अगर देखो, रॉड ऐसा दिखता है, और ये एंगल को अगर हम 45 मान ले तो समझ में आ रहा है कि भाई इसका वेट लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल जाएगा इधर, फिर नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो गए। समझ में आ रहा है ये सब, तो ये 45 में तो सोचना ही नहीं है। तो n/√2 और इधर वाला भी आ जाएगा n/√2। और समझ में आ रहा है कि ये दोनों सपोर्ट जो लग रहे होंगे, क्योंकि रॉड को राइट की तरफ भागने की टेंडेंसी है, तो यहाँ का नॉर्मल ज्यादा होगा, राइट वाले का लेफ्ट वाले का नॉर्मल कम होगा, और दोनों मिला जुला के जो नेट नॉर्मल इधर आएगा वो बेसिकली उसको बैलेंस कर रहा होगा n/√2 को, इस वाले को। जैसे हमारे किसी काम का है नहीं वो फिलहाल, और अपना लोग इसको a2 कर रहे हैं। तो इक्वेशन लिखा जाएगा कि भाई इसका वेट नीचे लग रहा है, -n/√2 must be equal to m×a2। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि अननोन यहाँ पे n भी है, a1 भी है और a2 भी है, यानी तीन इक्वेशन, तीन अननोन और दो इक्वेशन। तो याद करो हम लोग बार बार कहते थे कि ऐसा जब भी जरूरत पड़े तो अपने को कंस्ट्रेंट लगाना है, और कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका हम बताए थे आपको याद करो, हम बोले थे इस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी को सेम कर दो, क्योंकि रॉड तोड़ फोड़ के अंदर तो घुसेगा नहीं। तो ध्यान से देखो, दिख रहा है प्लैंक इधर भाग रहा है a1 से, तो प्लैंक का इधर वाला जो वेलोसिटी आएगा, क्योंकि यहाँ तो झंझट ही नहीं है, सब 45 है, तो जो मर्जी है ले लो। तो a1/√2, वैसे ही a2 इधर आ रहा है, मतलब a2 इधर आ रहा है, तो a2 का जब इधर वाला कंपोनेंट लोगे तो वो भी वही आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी a1 = a2 हो गया, तो चीजें बड़ी आसान हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ से सब निकाल लो कितना आएगा। n/√2 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हो गया mg सही मायने में 2ma, यानी a की वैल्यू आ गई g/2। अरे बोलो। अरे g आ रहा है कि g/2 आ रहा है, देख जरा। एक बच्चा कुछ और कह रहा है, हो सकता है मैंने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया। हाँ जरा कंफर्म कर दो, g/2 ही आ रहा है ना, मेरा भी g/2 आया, ठीक है। आओ थोड़ा आगे बढ़े। अब ये ना एक तो एक काम करते हैं, इस पे आने के पहले ये ना बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला है ना, आज हम इसको, इसके मैंने दो क्वेश्चन इसलिए ढूंढ के हम लाए हैं। इसमें नॉर्मली बच्चों को दिक्कत आती है। ये वाला जरा एक बार ट्राई करो पहले, थोड़ा इसका काम पहले करा देते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर आएंगे। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं, पहले जो हम लोग सीखे थे कि अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक कोई बॉडी है, और हम अगर चाहते हैं कि ये बॉडी स्मॉल एम इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में मूव ना करे, और कोई फ्रिक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो याद करो अपना आंसर आया था A = G tan θ। इतना एक्सेस अगर हम इंक्लाइन को किसी भी तरह से दे दे तो हमारा बात बन जाएगा, मतलब स्मॉल एम इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। और एक कॉन्सेप्ट बताए थे याद करो, कि अगर एक बॉडी यहाँ रखा हुआ है m मास का और ये एंगल थीटा है,
बताओ इस बॉडी को कितना एक्सेशन देंगे कि ये फ्री फॉल में चला जाए। क्या आंसर आया था बता सकते हो जरा मुझे? फ्री फॉल में अगर भेजना हो, हाँ, तो ये अपना जी कॉट थीटा आया था। हम थोड़ा सा ना इसी कॉन्सेप्ट को, वैसे एक बात समझ लो, अगर मान लो कि हम जी टैन थीटा से एक्सेशन को बढ़ा देते हैं तो स्मूथ सरफेस अगर होगा तब तो वो ऊपर चलना शुरू कर देगा, लेकिन फ्रिक्शन अगर होगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि अभी भी उसको रोक ले, एक लिमिट तक उसको अभी भी रोक सकता है। अगर ए की वैल्यू जी टैन थीटा से बड़ी हो गई और सरफेस अगर रफ है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। बताओ कि मैक्सिमम एक्शन कितना होगा, मिनिमम कितना होगा कि स्मॉल एम इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में मूव ना करे, तो वो तो हमने करा है, तो हम उसमें भी नहीं जा रहे। इस क्वेश्चन पे आओ जरा, इसको जरा एनालाइज करो फटाफट। तो पहले तो ये चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं कि वो जी टैन थीटा वाला ही केस हो, जरा चेक कर लो। है ना, जी टैन थीटा वाला केस पहले चेक कर लो, ऐसा ना कि जी टैन थीटा वाला ही केस हो। तो पहले तो अपना लोग जी टैन थीटा निकाल के देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। तो अगर आप जी टैन थीटा निकाल के देख लो, यानी कि 10 और 3/5 यानी 6, तो ये हो गया जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक्सेसन जो है इन्होंने 5 ही दिया हुआ है। तो क्या ये बॉडी 1 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा?
हाँ जी। चलो एफबीडी तो बना लो। एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा देख। तो एफबीडी अगर हम बनाते हैं तो अपने को दिखता है कि भाई एक तो स्यूडो फोर्स पीछे लग जाएगा। स्यूडो फोर्स हो जाएगा वन इन मतलब 5 का हो जाएगा, सीधा सीधा लिख लेते हैं। जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल इधर, और ये वाला 37 का एंगल दिया हुआ है, तो अपना इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो जी साइन 37 आएगा। और जी साइन 37 का मतलब हो गया 6 ना। और ये भी अपना 37 है, तो 5 का 37 वाला हो जाएगा, इधर कॉस वाला आएगा, यानी 8 न्यूटन ये आएगा। ये वाला 4 न्यूटन का हो जाएगा। और ये वाला अपना मेरा फिर से 3 न्यूटन का हो जाएगा। तो ये मैंने जो काम किया है ये इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में मैंने काम किया, क्योंकि मैंने सूडो फोर्स लगा दिया है। तो अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, बताओ कौन कौन सा आंसर हो गया। बी क्यों नहीं हो रहा है तुम लोगों का। हाँ ठीक है, ये अपना 6 का है, वो 4 का है, नेट फोर्स 2 का हो गया, मास 1 का है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो गया। सी अपना ठीक आ गया। नेट फोर्स ऑन द वेज इज 4 न्यूटन। भाई सीधी सी बात है कि बस एक बात हो, तो नेट फोर्स ऑन द वेज कितना आएगा बोलो जरा, सही आंसर क्या होगा। वेज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। यस, 10 ही तो होगा। अरे बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो 10 निकल आएगा, इसका मतलब अपना सी ऑप्शन जो है केवल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा हम आगे और एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे मान लो, वैसे हमने ये वाला आपको कराया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और हम बदल के कराएंगे आपको। अभी हाल फिलहाल जो चीजें सिखाए हैं उसका भी एप्लीकेशन कर देंगे। ये स्मॉल एम है, ये M1 है, ये M2 है। दिस एंगल इज थीटा। तो पता करो M2 की वैल्यू कितनी होगी कि स्मॉल एम M1 के रेस्पेक्ट में मूव ना करे। फाइंड द वैल्यू ऑफ M2 so that there is no relative motion between small m and inclined। चलो जल्दी बताओ, एक लाइन में बता सकते हो आप। इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे फिराएंगे अभी।
आप केवल इक्वेशन लिख दो, ज्यादा नहीं बेटा, गलत कर रहे हो। ये तो आपका टेंशन आया है। इशू जो निकाला है, आदित्य जो निकाला है, वो तो यहाँ का टेंशन आया अभी। ये भी तो है। हाँ, इसको हम ये कर सकते हैं, देखो। अगर जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन के हैक सीखे हैं, उसमें हम इस चीज को ये तो कर सकते हैं ना, देखो। हम इसको ऐसा कर ले और इसको यहाँ ला के रख दे M2 को, और इस पे एक फोर्स लेकिन हम लगा दे M2G का। बोलो, मेरा दोनों सिस्टम एक है अलग अलग है? जो रिप्लेसमेंट मैंने किया है वो सही है या नहीं, बताओ जरा। ऐसे रिप्लेसमेंट हम लोग कई बार कर चुके हैं। बस फिर इसको आंसर निकाल लेना। फिर बचा क्या, आंसर निकाल ले। अब समझ में आ रहा है कि भैया ये इसके रेस्पेक्ट में मूव तो कर नहीं रहा है, मतलब ये दोनों एक हो गया और ये एक है। इसका मतलब पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन जो आ गया वो आ गया M2G बाई M1। M1 तो है नहीं वैसे, M2 प्लस M, इसका नाम M1 रखें क्या? चलो ऐसे कर ले। और आपको मालूम है कि इस बॉडी को एक्सलरेशन जो मिलना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू G tan थीटा। ले एक बार में आंसर। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन दिखने वाला जो था वो हमारा एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, अगर हम लॉज ऑफ मोशन के पुराने हैक्स को ध्यान रखें। अब जैसे मुझे बताओ ये वाला, अब ये एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला, देखो। एटवुड मशीन भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, लेकिन हम इसको बड़े आसानी से अब कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस पूरे सिस्टम का एक सब्स्टिट्यूट होता है, यहाँ का टेंशन कितना होता है वो। पहले एक बार बताओ, जो हम बताना चाह रहे हैं क्या आप समझ चुके हो, पहले बताओ मुझे। हाँ, जो हम बताना चाह रहे तुम समझ चुके हो मेरी भावनाओं को या नहीं, पहले ये बताओ। नॉन मेडिकल +2 वालों बताओ, क्या जो हम बताना चाह रहे तुम समझ चुके हो? बस। अब यहाँ का टेंशन अपने को पता है, यानी कि 4m1 m2 × G/m1 + m2, दैट मस्ट बी इक्वल टू M + M × G tan थीटा। खेल खत्म। तो अपने को जो सीखे उसको अप्लाई करना है, समय बचेगा आपका। कभी कभी लॉज ऑफ मोशन में ऐसा क्वेश्चन दिखता है और हम लोग बड़ा समय बर्बाद करते रहते हैं उसमें। अभी ये HC वर्मा का जो है वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन है ये। बड़ा खतरनाक टाइप दिखता है। वो HC वर्मा में देखोगे उसमें आदमी बिठा दिया है पुली के ऊपर, ये वो करके बड़ा परेशान किया हुआ है। आपको मान लो M3 का एक्स से निकालना है, क्या हम एक बार में निकाल सकते हैं क्या? तो अपने को इन सब चीजों को प्रैक्टिस में लाना है ताकि समय हम बचा सके। ठीक है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, ये मैंने बता दिया है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। 1 मिनट और थोड़ा क्वेश्चन लेंगे, इधर आ जाओ। अब थोड़ा ये वाले क्वेश्चंस करते हैं।
इसमें बेटा एक बात हमेशा याद रख लो, ये तुमको फंसाने के लिए क्वेश्चन आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पुली का मास दे चाहे ना दे, तुम पुली का मास मान लेना। जितने भी मूवेबल पुलीज होंगे वो बोलता है मास 0, तुम भूल जाओ वो सब। तुम उनके मासेस को एम ए एम बी, ऐसे बी तो मूव नहीं कर रहा तो छोड़ दो, एम ए और एम सी तो मान ही लो। तुम बोलोगे क्या सर दोनों साइड के टेंशन पे असर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। याद करो हम बता दें, जब तक बॉडी रोटेट नहीं होगी तब तक टेंशन पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। दोनों साइड का टेंशन मास सेम होने के बावजूद भी टेंशन सेम होगा। तो यहाँ तो अच्छी बात है, यहाँ मास दे दिया है तो कोई दिक्कत अपना है नहीं। इसको ट्राई करो जरा। चलो मैं समझाता हूँ इसको। चलो देखो इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है, देखो जरा पहले। कंफ्यूजन इसमें इसलिए होता है कि मान लो कि हम लोग सी की एबीडी बना रहे हैं। अब सी की एबीडी बना रहे हैं तो सबका मास यहाँ से सेम ही है ना क्या, और ए और बी मासलेस है, ठीक है। तो अच्छा हम ए का मास लेके चलेंगे, तो हम इसको एम सी इंटू जी कर दे रहे हैं, और यहाँ एक टेंशन, यहाँ एक टेंशन। मैंने इस रस्सी का टेंशन को टी माना है। अब बच्चा इसमें हो जाता है कंफ्यूज। बच्चा कहता है अरे सर यहाँ टी तो ये वाला तो टू टी होना चाहिए, लेकिन रस्सी तो वही है, तो टेंशन तो टी होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है, देखो हम समझा रहे हैं आपको। इसका नाम आप एसी कर दो, ए का मास भी पकड़ लो कुछ, एम ए जी कर लेते हैं, टेंशन भी ले लेते हैं, और ये टी कर देते हैं। हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, टीटी का टूटी तब होता था जब मास ना हो। यहाँ पर लिखा मैंने मास माना है तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और हम ये भी मान ले रहे हैं कि ये भी नीचे जा रहा होगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, कोई एक नीचे कोई एक ऊपर होगा, कि मैंने दोनों मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है हमको इसमें। इक्वेशन लिखा जाएगा एम सी जी माइनस टू टी इज एम सी इंटू ए सी, और उसमें लिखा जाएगा एम ए जी माइनस टी इज एम ए इंटू ए। और दोनों के कंस्ट्रेंट को आपस में रिलेट कर दें तो साफ दिख रहा है कि माइनस टू टी इंटू ए सी और माइनस टी इंटू ए इज 0, यानी ए प्लस टू ए सी इज 0। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। पुट जब करेंगे तो आ जाएगा जी माइनस टी बाई एम ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एसी की जगह डाल देते हैं जी माइनस टू टी बाई एम सी इज इक्वल टू 0। टी को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3g इज इक्वल टू 4t बाई एम सी प्लस टी बाई एम ए। यहां से टी निकल के आ जाएगा, जो भी आना होगा आएगा, अपना देखते रहो। कितना आ गया देखो तो, एम ए इंटू एम सी इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 MA प्लस एम सी। ये टेंशन निकल आया। अब ध्यान से देखो, चूंकि कह रहा है कि हमारा, देखो एक तो ऐसे भी समझ में इसमें आ जाता है, वैसे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मास है 0। ठीक है, इसका मास अगर 0 है तो समझ में आ रहा है कि भाई ये टी और ये टी है तो इसको तो 2t होना चाहिए था। अब ये 2t अगर नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को ठीक करने का एक ही उपाय है कि टी को खुद को 0 करना पड़ेगा उसको। यहां से भी आप देख सकते हो, देख लो। क्योंकि मास ए का है नहीं तो ये वाला 0 हो गया और इस ये वाला भी 0 हो गया, तो एक ही उपाय है कि टी की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो जैसे एक बार टी 0 हो गया तो समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन से देख लो, टी को 0 कर दिए तो सी ए सी की वैल्यू जो है वो जी के बराबर आ रही है। ठीक है ना। अब इसमें एक काम करते हैं, सुनो, या थोड़ा सा इसको किए हैं तो और देख लेते हैं। टी एक बार आ चुका है, तो टी अगर आ गया है तो क्या हम एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं? कितना आएगा देखो जरा।
बाकी पार्ट जरा पूरा करो तो क्या आएगा, सी का एक्सेशन क्या आएगा, पुली का एक्शन क्या आएगा, सब जरा चेक करो। अब यहीं से देख लो कि ये हमारा दे रखा है कि सी का मास तो m है, लेकिन ए और बी मासलेस है। तो जैसे ही ए का मास यहाँ पे लाके 0 डालोगे तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और अपना टेंशन 0 बन जाएगा। टेंशन जैसे ही 0 बन गया तो यहां से लाके देखो, इस इक्वेशन में लाके देखोगे तो समझ में आ रहा है, जैसे टेंशन को 0 पुट किए तो एसी की वैल्यू अपनी जी आ गई। ठीक है, अब एसी अगर जी आ गया है तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो ए का एक्सेशन भी आ जाएगा, और किधर आएगा वो भी निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी, बताओ जरा फटाफट। कौन कौन सा आंसर होगा बताओ जरा। अरे नॉन मेडिकल वालों बताओ। अब नॉन मेडिकल वाले सन्नाटे में कह रहे, नॉन मेडिकल वालों +2। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखे। मास दे चाहे ना दे, आप मास लेके स्टार्ट करें और बाद में इनकी वैल्यूज को पुट करें। जैसे देखो, तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, ये वाला। इसमें मान लो कि सबका मास सेम है, mass of C is equal to mass of D is equal to mass of E is equal to M। तो पता करो हर बॉडी का एक्सलरेशन कितना कितना होगा, और रस्सी का टेंशन कितना होगा। चलो फटाफट ट्राई करो।
फटाफट इक्वेशन बनाओ और बताओ क्या आंसर आ रहा है। आप एक बार अपना इक्वेशन बना लो, फिर जिसका मास जीरो करना होगा क्वेश्चन वाला कराते रहेगा, तुम करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और यहाँ तो अच्छा है कि सबका मास सेम दे दिया है, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन में ज्यादा करके क्या करेगा, वो सी और डी के मास को जीरो करेगा। नॉर्मली वो सी और डी के मास को जीरो करता है। फटाफट इक्वेशन फ्रेम कर लो। आप मान लो तीनों नीचे आ रहा है, वो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कांस्टेंट भी उसके हिसाब से बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। अजी फटाफट फ्रेम करो इक्वेशन। प्रथम जी इक्वेशन नहीं बन रहा है। फटाफट इक्वेशन बनाइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टेंशन क्या आ रहा है बताओ। एक ही रस्सी, अच्छी बात है, एक ही टेंशन आएगा। बताए फटाफट बेटा। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें इतना टाइम लगाओ तुम। तो समझ में आ रहा है, चलो। इसका वेट नीचे, इसका टेंशन टी, इसका टेंशन टी, इसका एक्सेशन को ए ई मान लिया हमने। तो एक तो इक्वेशन बन गया एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है। ठीक वैसे डी की एफबीडी देखो, तो डी की एफबीडी में दिख रहा है कि एम जी माइनस टी इज एम इंटू ए डी, और सी के एफबीडी में भी वही दिखेगा। एम सी, सॉरी एम सी तो एम जी है, तो एम जी माइनस टी दैट मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए सी, मैंने सबको नीचे मान लिया है। तो जब कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो दिख रहा है कि माइनस टू ए ई माइनस ए डी, है ना, क्योंकि एक ही टेंशन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है। तो फिर आएगा माइनस ऑफ ए सी इज इक्वल टू जीरो, यानी ए सी प्लस ए डी प्लस टू ए ई इज इक्वल टू जीरो। अब लाओ वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो गया जी माइनस टू टी बाई एम, सॉरी टी बाई एम। ठीक है। प्लस ए डी का मतलब हो गया जी माइनस टी बाई एम, और ट्वाइस ऑफ ए का मतलब हो गया जी माइनस टू टी बाई एम जीरो। तो ये तो अपना निकल आया 4G।
और इधर टी बाई एम अगर कॉमन ले ले तो ये हो गया 1 2 और 4 यानी 6 हो गया। यानी टी की वैल्यू आ गई अपनी 2g/3, 2mg/3 ना, 2mg/3 आ गया। अब टेंशन निकल आया है तो एक्सेशन भी सबका निकल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे डाल के ए ही निकाल ले तो ए कितना आ रहा है देखो, तो ए की वैल्यू आ रही है -g/3। यहाँ डाल के अगर हम एडी निकाल ले तो आ जाएगा g/3। और अगर हम AC निकाल ले यहाँ पे तो ये हमारा आ जाएगा g/3। और देख लो सही है क्या? एक बच्चे ने सही कर भी दिया है। अरे नॉन मेडिकल वालों सन्नाटे में कहाँ चले गए? अरे बोल सही है क्या? अरे बता दो भाई सही है क्या, तो आगे बढ़ेंगे फिर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट्स लेते हैं, आ जाओ जरा इधर। या पहले यही कर लेते हैं, आ जाओ इसको ट्राई करो जरा। फटाफट से ट्राई करो। फटाफट इनकी एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी बना लो। तो एफबीडी जब बनाओगे तो इसका वेट लगेगा नीचे, इसका टेंशन आएगा इधर। वैसे यहाँ से टी ले लेते ज्यादा अच्छा होगा, तो ये वाला 2T हो जाएगा। इस पे एक नॉर्मल इधर भी लगेगा जो सी ने लगाया होगा, और हम यहाँ पे सी पे बैठ के काम कर लेते हैं तो इस पे एक स्यूडो फोर्स भी आ जाएगा जो कि होगा मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सी। ठीक वैसे ही इसको अगर ध्यान से देखो तो इस पे नॉर्मल आएगा इधर, एनसी डैश कर देते हैं,
और चूंकि मान ले रहे हैं हम लोग कि ये आगे भाग रहा होगा विथ एन एक्सेस सी, तो इधर एक फोर्स और आएगा, MC इंटू AC। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कहानी छुपा है जो भी हम लोग देखेंगे। और ये अपना NC डैश हो जाएगा, और इस पे जो लगने वाला नॉर्मल होगा वो अपना NC हो जाएगा। एक टेंशन यहाँ भी लगा दो, जब इस पे लगाओगे तो एक टेंशन इधर आएगा, एक टेंशन इधर आएगा, और एक टेंशन टूटी इधर आएगा। इसका एक्सलरेशन अपना लोग कर देते हैं नीचे, ये अपना AB हो गया, ये अपना AA हो जाएगा, और AC तो मैंने मार्क कर ही दिया। जरा इक्वेशन फ्रेम करो फटाफट। फटाफट जरा इक्वेशन फ्रेम करो। इक्वेशन फ्रेम करो जल्दी जल्दी। क्या रहा इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन लिख लो ना, जैसे C के लिए इक्वेशन अगर लिखते, या चलो पहले A के लिए लिख लेते हैं। तो A के लिए इक्वेशन बन जाएगा 2T माइनस MAG इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू एक्सलरेशन ऑफ A। एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्सलरेशन ऑफ A है, ये A का एक्सलरेशन C के रेस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है, दूसरा लिखा जाएगा NC डैश प्लस MC AC इज इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही उसके लिए लिख लो तो आ जाएगा N इज इक्वल टू MB इंटू AC, और साथ में आ जाएगा MBG माइनस T इज इक्वल टू MB इंटू AB। और अगर इन जो बड़ा वाला C ब्लॉक है उसको देखो तो लिखा जाएगा NC डैश माइनस NC प्लस 2T माइनस T, और तो कुछ नहीं है। दैट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ C इंटू एक्सलरेशन ऑफ C। ठीक है, लेकिन अभी इक्वेशन शायद कम पड़ेगा। देखो तो कितना अननोन है यहाँ पे। अननोन T भी है, A भी है, NC डैश भी है, AC भी है, AB भी है, और कोई है क्या? और एक NC भी होगा ना।
एमसी, हाँ एमसी तो लिखे थे इसको। तो आप देख लो कि कुल मिला के 6 अननोन और इक्वेशन सिर्फ 5 आया है। तो एक और वर्चुअल वर्क वाला आइडिया लगा लेते हैं कि टेंशन का वर्क डन ऑन द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो ए पे अगर देखो तो लिखा जाएगा 2t इंटू ए। इधर जाने का कोई रोल उसका होगा नहीं क्योंकि वर्क डन 0 आ जाएगा। बी पे वैसे ही देखो, बी को हम नीचे मान रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो टी इंटू ए बी। और सी को अगर ध्यान से देखो तो सी पे अगर देखो तो ये वाला लग रहा है 2t और ये वाला लग रहा है टी जो उसको अपोज कर रहा है। तो आ जाएगा प्लस टी इंटू ए सी इज इक्वल टू 0। तो इधर अपना ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस 2 ए। अब इतने इक्वेशन से सॉल्व करो, जो चाहिए सब निकाल लो। अरे बोलो, क्लियर है क्या? सर पुली डी, अरे बेटा पुली डी मूवेबल हुआ तो क्या हुआ, उसका मास तो नहीं है ना, या मास दिया है उसका, लिखा है ना ऑल पुलीज आर लाइट। तो पुली अगर लाइट हो गया तो भाई मास ही नहीं है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 0 तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तो टी टी टू टी। बोल निशांत। भाई टेंशन डिफर तभी करेगा जब या तो उसका मास हो, या तो वो घूम रहा हो, या तो फ्रिक्शन हो। अरे बोलो नॉन मेडिकल वालों, क्लियर है ये? मेरे नॉन मेडिकल वालों, तुम्हारा आवाज सुनने को हम तरस गए हैं, बोल दो। बट ऐसा तुम तो फील कर रहे हो कि आज तो हम लोग सेलिब्रिटी है, हमारा आवाज सुनने को सर भी तरस रहे हैं, है ना? हमें तो पता ही नहीं था यार हमारे आवाज की इतनी वैल्यू है, सर तरस रहे हैं सुनने को। चलो एक इसको ट्राई करो, जल्दी जल्दी होना चाहिए सब, फटाफट बताओ। कह रहा बताओ थीटा की वैल्यू किस रेट से बदल रही होगी। ये ऐसा क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स में भी फिट हो जाएगा, ये सर्कुलर का भी बन सकता है, रोटेशन का भी बन सकता है, किसी का भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो ट्राई करो। कह रहा है वो इससे भाग रहा है, ये इससे भाग रहा है, बताओ भाई कि थीटा के बदलने का रेट क्या होगा। ये अपना एकदम जो है ना वो लठमार क्वेश्चन है, ये समझ लो कुछ नहीं है इसमें। वैसे पहले मुझे एक बात बताओ, dx बाई dt क्या होगा यहाँ पे? x के बदलने का रेट यहाँ पे क्या होगा? हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो तुम समझ जाओगे, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। हाँ जी बताओ मुझे, प्रीतम कह रहा है v1 होगा, बाकी भी बोले जरा हम देखें एक बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt?
अरे मनीष तू V1 डिवाइडेड बाई V2 कहाँ से ला रहे? ओहो बेटा प्लस है तेरा, प्लस तो बड़ा डिजाइनदार है। हाँ अरे प्रीतम V1 अगर नहीं चल रहा होता, प्रीतम तो माँ, इसका मतलब तू V2 को नहीं चला रहा है। V2 नहीं चलेगा तब dx बाई dt की वैल्यू V1 होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही भाग रहे हैं और दोनों ही हॉरिजॉन्टल, यानी dx बाई dt मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। अरे प्रीतम बात समझा क्या? x को बदलने में V2 का भी रोल है, V1 का भी रोल है। हाँ चलो पहले तो ये समझना चाहिए था कि भैया ये हमारा ये होने वाला है। आओ थोड़ा आगे बढ़े। अब चूंकि कह रहा है कि थीटा को हमें लाना है किसी भी तरह से, तो अपने को कोई रिलेशन ढूंढ लो। कौन सा रिलेशन ढूंढे बताओ? साइन कॉस टेन कॉट, कौन सा ढूंढे जल्दी बोलो। ऐसा कौन सा रिलेशन हम बना ले? अरे प्लस वन वालों दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड हो जाएगा ना। हाँ ठीक कह रहे हैं, तो एक्स साइन थीटा निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिख रहा है साफ साफ कि जो एक्स साइन थीटा होगा बेटा वो आर के इक्वल होगा। बिल्कुल सही। यानी साइन थीटा की वैल्यू को अपना लोग आर कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू को आर बाई एक्स कर लेते हैं, या तो यहीं भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, वैसे यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो यही कर लेते हैं। इधर करने से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब चलो शुरू हो जाते हैं डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट कांस्टेंट, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा तो पहले कॉस थीटा, और कॉस थीटा फिर आएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, प्लस साइन थीटा कांस्टेंट, और ये हो गया अपना dx बाई dt। और dr बाई dt अपना, चूंकि r तो कांस्टेंट है तो dr बाई dt अपना 0 हो गया। तो अपना लोग d थीटा बाई dt निकाल लेते हैं, जो अपने को निकालना भी है। तो d थीटा बाई dt अपना कितना हो गया देखो जरा। d थीटा बाई dt हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई एक्स कॉस थीटा, यानी माइनस tan थीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी बाई एक्स। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। tan थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। v1 प्लस v2 की वैल्यू पुट कर दो, ये सब करो फटाफट। साइन थीटा तो नहीं, उसका कुछ और आ रहा है। अरे मैंने ठीक किया ना, देख लो एक बार, चेक कर लो। हाँ जी बताओ, tan थीटा क्या होगा? tan थीटा की वैल्यू निकाल के पुट करो और dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो साइन थी, तो क्या आ गया बोल? हाँ जी बोल फटाफट। अरे अपने को साइन थीटा पता है तो tan थीटा तो निकल ही आएगा। तो tan थीटा निकाल ले।
साइन एक्स भी आएगा सर इससे तो। हाँ तो एक्स के फॉर्म में तो निकालना है, और क्या निकालना है। और तो कह रहा थीटा के टर्म में निकालो, तो ठीक है, तो एक्स को एलिमिनेट कर दो। तो एक्स को एलिमिनेट कर दो, अगर एक्स उसको नहीं चाहिए तो एक्स को एलिमिनेट कर दो। अरे एक्स की वैल्यू को आर बाई साइन थीटा लिख दो। वो कह रहे ना उसको थीटा के फॉर्म में चाहिए, तेरा क्या दिक्कत है। मैंने देखा नहीं, मुझे लगा एक्स के फॉर्म में चाहिए होगा, तो ठीक है, इसको डाल दो v1 + v2 और एक्स को डाल दो आर बाई साइन थीटा। तो पूछा ही है कि बता v1 v2 आर थीटा के फॉर्म में आ गया, ले। अरे हाँ या ना बोल। अगर वो कहता कि नहीं चलो हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको एक्स चाहिए, तो हम साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता था, उसके हेल्प से पुट पाट कर देते। ठीक है ना। चलो देखो और थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, एक ये क्वेश्चन देखो जरा। तो इसमें याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप इस बॉल को छोड़ते हो तो ये सबसे पहले कांटेक्ट बनाता है इनर ट्यूब के साथ, और cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे आके कांटेक्ट छोड़ देता है। उसके बाद कांटेक्ट बन जाता है उसके साथ। तो जैसे उसके साथ कांटेक्ट बनेगा तो नॉर्मल ट्यूब पे लगेगा इधर और इधर। तो इन दोनों का नेट नॉर्मल अगर ट्यूब के वेट से ज्यादा हो गया तो एक पॉसिबिलिटी है कि कांटेक्ट छूट जाएगा। ठीक है। तो अपना लोग करते क्या है, देख हम लोग मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। ये तब की बात कर रहे हैं, पर थीटा की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 2/3 से बड़ी है अभी। तो अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखो, इसने हाइट जो लूज करा है, क्योंकि ये वाला आर है और ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा होगा, ये आर माइनस आर कॉस थीटा होगा। तो जो वेलोसिटी गेन किया होगा वो किया होगा √2 g r × 1 - cos थीटा। कई बार यूज करते हैं हम लोग ये। ठीक है। और समझ में आ रहा है कि mg है नीचे, तो अदर आ जाएगा mg cos थीटा। तो लिख देंगे mg cos थीटा। नॉर्मल भी उधर ही होना है, दैट मस्ट बी इक्वल टू mv²/r, यानी कि 2mg × 1 - cos थीटा। तो n की वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, mg कॉमन ले ले अगर, तो 2 - 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, यानी mg × 2 - 3 cos थीटा। आप कह रहे हो कि कॉन्टैक्ट छूटने वाला केस है ये, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि ये आउटर ट्यूब पे जो नॉर्मल लगेगा ऐसे, और इस पे ऐसे, तो ये अगर n है, ये अगर n है, तो समझ में आ रहा है कि नेट नॉर्मल जो आएगा वो आएगा 2n cos थीटा। और 2n cos थीटा अगर ट्यूब के वेट के बराबर हो गया तो बात बन जाएगा। तो कर दो 2n की जगह डाल दो स्मॉल mg, और ये कर दो 2 - 3 cos थीटा। तो 2n हो गया ये, इंटू cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल mg। कह रहा है कि कांटेक्ट जो है 60 डिग्री पे ब्रेक हुआ है, तो ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, जीसीजी काट दो वैसे तो ये आ गया 3/2। और जो cos थीटा है, cos थीटा आ गया फिर से 1/2, दैट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M। तो आप देख सकते हो कि कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी m/2। ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो अपने को निकालना क्या था वैसे, तो m/M। तो आप देख सकते हो जो भी आंसर अपना आना होगा आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो ये ध्यान रखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे और बताना, ये बता देते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, ये क्या देखो, इसमें दो चीजें हैं। इसको दो, ये क्वेश्चन ना दो तरीके से दिखाई देगा आपको। एक तो ये होगा कि सिलेंड्रिकल ट्यूब है और सिलेंड्रिकल ट्यूब एक फ्लोर पे रखा हुआ है और इस ब्लॉक को हमने ऐसे वेलोसिटी दे दिया है। और एक दूसरा क्वेश्चन नॉर्मली आपको दिखेगा कि एक रिंग है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है ये, और उसमें कॉलर मूव कर रहा है ऐसे। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है अपने को समझना है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो नॉर्मल लगेगा आपका इधर, एक नॉर्मल, और एक नॉर्मल जो है वो लग रहा होगा ऊपर, जो फ्लोर लगा रहा होगा, ऐसे लगा दिए, उसका नाम N1 कर दिए। जहां तक फ्रिक्शन की बात है, तो फ्रिक्शन की बात अगर नोट करो तो देखो, एक नीचे से फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर, जिसकी वैल्यू होनी है म्यू इंटू N1, और एक जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का वो भी लगा रहा होगा, जो कि होगा म्यू इंटू N। यानी इस बॉडी पे एक नहीं, दो दो फ्रिक्शन लग रहे होंगे। अगर हम किसी इंस्टेंट की बात करें जिस समय इसकी वेलोसिटी v है, तो समझ में आ रहा है कि जो n आएगा, n मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और जिस रेट से उसकी वेलोसिटी घट रही होगी वही उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो है म्यू इंटू n प्लस N1, that must be equal to m into minus dv by dt। अब यहां देखो, n की वैल्यू अपने को पता है mv स्क्वायर बाई r है किसी इंस्टेंट पे, और n1 की वैल्यू तो हमेशा mg रहनी है। इसमें अपने को निकालना है कि बताओ कि कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद ये रुकेगा। तो बेटर है कि हम ऐसा क्यों करें फालतू का, हम ऐसा कर लेते हैं, माइनस m इंटू वी डी वी ओवर डी एस कर लेते हैं। बोलो ये वाला अब हो जाएगा आगे, माइनस एम वी डी वी ओवर एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी इज इक्वल टू म्यू इंटू डी एस। अरे बोलो अभी हो जाएगा काम ये वाला। कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद ये रुकेगा कह रहा है। तो जब s था तो वेलोसिटी थी v नॉट, तो जब s ट्रेवल कर लेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा 0। बोलो, फिजिक्स का काम तो खत्म हो गया इधर। लेकिन अगर यही कॉलर वाला क्वेश्चन होता तो इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना जरा अच्छे से। इस पे एक नॉर्मल आएगा इधर, और इस पे एक नॉर्मल आएगा ऊपर, और इन दोनों का जो नेट नॉर्मल आएगा वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में कहीं आएगा। और उस नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो होगी, जो नेट नॉर्मल आएगा वो नेट नॉर्मल आएगा अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस n1 का स्क्वायर। यानी कि ये हो जाएगा, n को तो फिर से लिख देते हैं mv स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, और इसको कर देते हैं mg का स्क्वायर। इस केस में जो रिंग पे फ्रिक्शन लगेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फ्रिक्शन आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू n नेट, यानी कि म्यू इनटू अंडर रूट ऑफ mv स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर प्लस, and this must be equal to m into minus v dv over ds या dx जो भी है। भाई तुम दोनों में फ्रिक्शन के लगने के तरीके को समझ पा रहे हो क्या? अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप कैसे दोनों अलग अलग ले रहे हो? भाई सीधी सी बात है कि पहले वाले केस में ब्लॉक दो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है,
यहाँ अगर आप बोलोगे कि ये कॉलर जो है रिंग के साथ दो जगह कांटेक्ट में होगा या एक जगह पे कांटेक्ट में होगा, कॉलर का रिंग के साथ जो कांटेक्ट बनेगा रियलिटी में वो एक जगह बनेगा या दो जगह बनेगा? नॉन मेडिकल वालों जल्दी बताओ। तो कांटेक्ट अगर एक जगह बन रहा होगा तो फ्रिक्शन तो एक ही लगेगा। क्या दोनों केस में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? है ना? तो ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इसमें एक दो क्वेश्चन और रह गए जो हम करा नहीं पाए। ठीक है ना? तो हम ज्यादा नहीं है, दो ही हैं, तो हम इनको भेज रहे, दोनों आसान है, कि बहुत मुश्किल नहीं है। अभी हम आपको सेंड कर दे रहे हैं, आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, दो क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है? और अभी हम आपको वर्क फॉर एनर्जी का असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे। कल से एक क्लास वर्क फॉर एनर्जी का लेंगे, और उसके अगले क्लास में, संडे को तो क्लास नहीं है, मंडे को क्लास लेके ट्यूसडे को वर्क फॉर एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है? चलो आज इतना ही क्लास छोड़ रहे हैं, अभी हम आपको सेंड कर देते हैं, दो तीन क्वेश्चन है, आप जरूर कर लेंगे उसको। ओके, गुड नाइट बेटा।